सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों यहां पर आप सभी के लिए आज की वीडियो शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार एजुकेशन, जिसे 5 कहते हैं हम लोग। और ये जो हमारा पेपर होता है ये साथियों हमारा सबसे फर्स्ट पेपर होता है। जी हाँ साथियों, कौन सा पेपर होता है? सबसे फर्स्ट पेपर होता है और 50 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से 25 नंबर आपको अनिवार्य रूप से लाने ही लाने होते हैं। और यहीं पर अगर बात करते हैं इनके क्वेश्चनों की, तो 40 क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाते हैं, जिसमें 14 से 15 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी के होते हैं। ठीक है ना, 14 से 15 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी के होते हैं। फिलहाल के लिए जो आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं वो 15 क्वेश्चन पूछे जाता है। ठीक है ना, 15 क्वेश्चन, जिसमें से अगर आप 14 क्वेश्चन सही होते हैं तब भी आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो यहां पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग नोट डाउन करते जरूर चलिएगा। सभी साथी पीडीएफ लेना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। पीडीएफ उनको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाती है, सभी साथियों को फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो डाउनलोड करने में कौन सी दिक्कत। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा जो शैक्षिक मापन है उसका अर्थ एवं परिभाषाएं किसके किसके अनुसार ये हम लोग देखेंगे। साथ में हम लोग देखेंगे शैक्षिक मापन की विशेषताएं क्या होती हैं, इनके उद्देश्य कौन कौन से होते हैं और इनका मापन स्तर जो होता है वो किस प्रकार का होता है। ठीक है, हालांकि जो मापन स्तर है उसके हम लोग पॉइंट देख लेंगे, उनके बारे में हम लोग नहीं जानेंगे ज्यादा, क्योंकि बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर हमारा जो टॉपिक होगा आज का वो होगा हमारा शैक्षिक मापन के प्रकार। ठीक है, ये पूछा जाता है विद फिगर, मतलब आप लोग ऐसे फिगर बना दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहां पर शैक्षिक मापन के कार्य और शैक्षिक मापन की सीमाएं। ये हम लोग इतना टॉपिक आज कवर करेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पीडीएफ लेके नोट डाउन कर लेना, बिल्कुल जबरदस्त पीडीएफ है आप सभी के लिए। सबसे पहले यहां पर हम लोग देखेंगे शैक्षिक मापन का अर्थ एवं परिभाषाएं क्या होंगी। यानी कि प्राचीन काल से ही छात्र की निष्पत्ति ज्ञान गुण एवं उसमें निहित संग्रहित तथ्यों आदि का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपायों तथा विधियों का उपयोग होता रहा है, जिसे वर्तमान समय में मापन शब्द से संबंधित किया जाता है। यानी कि शिक्षा में मापन का अभिप्राय छात्र में निहित क्षमताओं एवं उनकी उपलब्धियों की मात्रात्मक अभिव्यक्ति से है, जिसे किसी इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी अनेक विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से मापन प्रक्रिया को परिभाषित करने का प्रयास किया, जो इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक के अनुसार यहां पर हो जाएगा कि एस स्टीवेंस के अनुसार क्या कहा गया है, यानी कि मापन के निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया। दूसरा हो जाएगा यहां पर कि क्लास मेयर एवं गुडविन के अनुसार, क्लास मेयर एवं गुडविन के अनुसार, यानी कि शैक्षिक मापन छात्र अधिगम शिक्षण प्रभावशीलता या किसी अन्य शैक्षिक पक्ष की मात्रा और विस्तार एवं कोटि के निर्धारण से। क्लियर। उसके बाद यहां पर मैरिन के अनुसार क्या बताया गया है, देखिए परिभाषाएं हर एक सब्जेक्ट की, यानी कि 2 सब्जेक्ट आपकी ऐसी हैं 5, 6, एजुकेशन 5, एजुकेशन 6, इनमें आप लोग उनसे संबंधित परिभाषाएं जरूर याद कर लीजिएगा अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार, क्योंकि उनमें से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, मैरिन के अनुसार क्या हो जाएगा यहां पर कि मापन मूल्य रूप से एक भाग के रूप में उसी प्रक्रिया से संबंधित जिसके द्वारा शिक्षक छात्र किसी विशेषता को एक क्रम या अन्य संख्यात्मक मूल्य प्रदान करता है। उसके बाद हो जाएगा जीसी हेल्म स्टेडर के अनुसार, बहुत जबरदस्त यहां पर ये सारी परिभाषा आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहां पर हो जाएगा कि मापन को किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित किसी विशेषता के विस्तार को आंकिक वर्णन प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। उसके बाद हो जाएगा यहां पर ब्रेडफील्ड एवं मोरडॉक के अनुसार क्या बताया गया है, यहां पर बताया गया कि मापन की प्रक्रिया में किसी घटना या तथ्य के विभिन्न आयामों के लिए प्रतीक निश्चित किए जाते हैं, ताकि उस घटना या तथ्य के बारे में यथार्थ निश्चित किया जा सके। उसके बाद यहां पर हो जाएगा कि जेसी ननले के अनुसार क्या बताया गया, यानी वस्तुओं के लिए संख्या देने के नियमों को मापन कहते हैं, जिसके द्वारा वस्तुओं की विशेषताओं का परिमाण निर्धारित होता है।
क्या होता है, परिमाण इसका निर्धारित होता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि इन परिभाषाओं का यदि हम विश्लेषण करें तो हमें इसके बारे में यानी हमें इसके स्वरूप के बारे में तथ्य प्राप्त होते हैं। पहला कौन सा हो जाएगा यहाँ पर तथ्य, पहला हो जाएगा मापन की प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं एवं घटनाओं या तथ्यों के नियमानुसार अंक प्रदान किए जाते हैं। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा कि मापन के अंतर्गत किसी वस्तु का मापन ना कर उसकी विशेषताओं व गुणों का मापन किया जाता है। तीसरा हो जाएगा मापन के अंतर्गत वस्तु के परिणात्मक स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है। क्लियर, यहाँ पर तीनों पॉइंट आपके अच्छे समझ में आ गए। अगला हमारा हो जाएगा यहाँ पर कि शैक्षिक मापन की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। परिभाषाएं, शैक्षिक मापन का अर्थ एवं उसकी परिभाषाएं, जो मेन टॉपिक हमारा था परिभाषाओं के ऊपर। तो परिभाषाएं आप लोग समझ गए किसके के अनुसार, स्टीवंस के अनुसार समझे आप लोगों के, मेयर के अनुसार, मैरिन के अनुसार, जीसी के अनुसार, ब्रैडफील्ड और जेसी ननले के अनुसार। आप लोगों ने इतनी परिभाषाएं देखी। अब यहां पर हम देखेंगे शैक्षिक मापन की विशेषताएं कौन कौन सी होती है, यानी शैक्षिक मापन की निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। पहली विशेषता हो जाएगी यहां पर कि मापन मूल्यांकन करने में सहायक होता है। दूसरा हो जाएगा मापन किसी वस्तु का पूर्ण वर्णन, जो मापन होता है वो किसी वस्तु का पूर्ण वर्णन ना कर आंशिक वर्णन अत्यंत शुद्धता के साथ करता है। फिर यहां पर हो जाएगा कि किसी भी वस्तु का मापन सीधे ना होकर किसी उपयुक्त माध्यम से होता है। चौथा नंबर हो जाएगा कि मापन में अत्यंतता की स्थिति पाई जाती है, किसी यानी कि कभी भी यह बात नहीं कही जाती कि हमने छात्र की संपूर्ण उपलब्धि का मापन कर लिया है। पांचवा हो जाएगा यहाँ पर कि मापन में कोई निरपेक्ष शून्य बिंदु नहीं होता है। अगला हो जाएगा हमारा कि मापन वैज्ञानिक प्रगति का मुख्य आधार है। उसके बाद हो जाएगा मापन में आंकिक स्वरूप पाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि निरपेक्ष शून्य बिंदु न होने के कारण इसकी व्याख्या गणितीय आधार पर नहीं की जा सकती है। अगला हो जाएगा हमारा कि मापन मूल्यांकन की अपेक्षा कम खर्चीला होता है। मापन मूल्यांकन की अपेक्षा क्या होता है, कम खर्चीला होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट जो अपना देखेंगे वो देखेंगे कि शैक्षिक मापन के उद्देश्य क्या होते हैं। शैक्षिक मापन के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। अब इन उद्देश्यों में कौन कौन से उद्देश्य आते हैं। पहला उद्देश्य आता है कि अनुदेशन की प्रभावशीलता का पता लगाना। दूसरा हो जाएगा कि शिक्षक व्यूह रचना का विकास करना। तीसरा हो जाएगा छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता करना। चौथा हो जाएगा यहाँ पर कि विकास में बाधक तत्वों की पहचान करना। पांचवा हो जाएगा छात्रों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना। छठा नंबर हो जाएगा छात्रों में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना विकसित करना। सातवां नंबर हो जाएगा कि अधिगम को सहज बनाकर शिक्षण को आनंददायी बनाना। और उसके बाद आठवां नंबर हो जाएगा योग्यता आधारित वर्गीकरण करना एवं आवश्यकता अनुरूप गुणात्मक शैक्षिक अनुभव हेतु प्रोत्साहन करना। क्लियर। अब देखेंगे हम लोग यहां पर कि शैक्षिक मापन के स्तर क्या होते हैं। ठीक है ना, शैक्षिक मापन के स्तर कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं। तो यहां पर हमारा जो यानी कि यहां पर बताया गया कि एसएस स्टीवंस ने मापन की यथार्थता के आधार मान 4 स्तर बनाए हैं। ये 4 स्तर हैं, कौन कौन से हो जाए, नमित स्तर, उसके बाद क्रमित स्तर, उसके बाद अंतरित स्तर एवं अगला हो जाएगा हमारा अनुपातिक स्तर हो जाएगा। ठीक है ना, रेशियो लेवल हो जाएगा। अगला हो जाएगा यहां पर हमारा कि शैक्षिक मापन के कार्य कौन कौन से हैं। ठीक है ना, शैक्षिक मापन के कार्य भी हमको देखना है कि शैक्षिक मापन के कार्य कौन कौन से होते हैं। क्लियर। तो चलिए यहां पर देखते हैं हम लोग शैक्षिक मापन के जो कार्य हमारे हैं वो निम्नलिखित हैं। ठीक है, निम्नलिखित हैं। अब शैक्षिक मापन के कार्य कौन कौन से निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा यहां पर कि भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी करना यानी कि यहां पर बताया गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में भविष्यवाणी का बहुत महत्व है। व्यक्ति या बालक की वर्तमान क्षमताओं के आधार पर भावी विकास के भविष्यवाणी केवल मापन के आधार पर की जा सकती है। बालक कि किस विषय में रुचि अधिक है, किस में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उसके आधार पर वह भविष्य में क्या बन सकता है, इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। देखिए जितना भी मैं आपको पीडीएफ दूं उतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एक तरफ से चल रहा हूं पूरा, ऐसा नहीं कि बीच बीच में आपको पढ़ाऊंगा। एक तरफ से पूरा मैं पूरा का पूरा सिलेबस जो है सीआरटी की तरफ से सिलेबस है उसी के आधार पर पूरा मैं चल रहा हूं।
और हो सकता है अभी आपको 2021 संस्करण की कोई भी किताब आपको ना मिली हो, कोई भी बुक आपको ना मिली हो। सीरीज अवेलेबल है लेकिन बुक अवेलेबल नहीं है अभी लगभग, ठीक है ना। चाहे आप अमेजॉन पे देख लीजिए कहीं पर, या फिर आप लोग देख लीजिए उस पर देख लीजिए आप लोग फ्लिपकार्ट पे, कहीं पर आपको 2021 संस्करण की बुक नहीं मिलेगी। सिर्फ आपको मिलेगा तो क्या मिलेगा, सीरीज मिलेगा। तो यहां पर मैं बुक से आपको पढ़ा रहा हूं, बुक से टाइपिंग करके आपके लिए पीडीएफ बना के तब आपको पढ़ा रहा हूं। और यहां पर बात यह आती है कि अब ये बुक जो मैं लेकर के आया, ये 2021 संस्करण है। सबसे बड़ी बात यहां पर 2021 संस्करण है ये बुक, और 2021 संस्करण की बुक अभी मिल नहीं रही है, डायरेक्ट मैंने मंगवाया है इसको, ठीक है ना। तो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकती है, तो आप लोग इसको आराम से नोट डाउन भी कर लीजिएगा। वीडियो लाइक जरूर से जरूर कर देंगे, दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देंगे। दूसरा हो जाएगा यहां पर कि तुलना करना, ठीक है ना, टू कंपेयर, तुलना करना, यानी मापन के द्वारा व्यक्ति को अंक प्रदान किए जाते हैं जिसके आधार पर उसकी एक छात्र या अनेक छात्रों के साथ तुलना की जा सकती है। इस प्रकार भिन्न भिन्न व्यक्तियों के बीच अंतर एवं समानता ज्ञात करके उसकी तुलना की जाती है। यानी इसके लिए मानकीकृत परीक्षण, स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है का प्रयोग या विचित्र विषयों में निर्मित उपलब्धि परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है। अगला हो जाएगा यहां पर आविष्कार करना, यानी कि यहां पर बताएगा कि बिना मापन के कोई भी शैक्षिक अनुसंधान पूरा नहीं होता है। इसके लिए मापन उपकरणों, यानी कि बिना मापन के कोई भी शैक्षिक अनुसंधान पूरा नहीं हो सकता है, और इसके मापन के उपकरणों का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। कैसे व्यापक रूप से भी किया जाता है? मापन उपकरणों से यहां तात्पर्य परीक्षणों टेस्ट से है, यानी कि परीक्षण के द्वारा आंकड़े एकत्र कर उनका विश्लेषण कर नए अनुसंधानों की स्वीकृति मिलती है। उसके बाद हो जाएगा सलाह देना, टू एडवाइस क्या होता है, यानी कि शैक्षिक एवं व्यावसायिक किसी भी क्षेत्र में विद्यार्थियों को सलाह देना मापन का प्रमुख कार्य है। यानी कि यहां पर बताया गया कि शैक्षिक या व्यावसायिक किसी भी क्षेत्र में, चाहे शैक्षिक व्यवसाय हो, व्यावसायिक, किसी भी क्षेत्र में विद्यार्थियों को सलाह देना मापन का एक प्रमुख कार्य होता है। हमेशा विद्यार्थियों को एक ना एक सलाह देना जो होता है मापन का मुख्य कार्य होता है या प्रमुख कार्य होता है। और व्यक्ति की विभिन्न रुचियों, क्षमताओं आदि का अध्ययन कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि उसे कौन से विषय लेने चाहिए। 5वां नंबर यहां पर हमारा हो जाता है निदान। 5वां नंबर जो हमारा होता है निदान करना, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में निदान का तात्पर्य उपचारात्मक शिक्षण से है। यानी कि शैक्षिक निदान प्रक्रिया जटिल होती है। इसके अंतर्गत परीक्षाओं द्वारा बालक की कठिनाइयों का ही पता चलना वरन उसको क्या करना, दूर करने हेतु उपचारात्मक शिक्षण भी दिया जाता है। अगला यहां पर हो जाएगा हमारा शैक्षिक मापन की सीमाएं कौन कौन सी होती हैं। इसमें आपको 4 सीमाएं मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लगभग आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, लघुत्तरीय क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो कि आपका नंबर होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है 2 नंबर का। उसके बाद यहां पर देखेंगे कि शैक्षिक मापन की कुछ प्रमुख सीमाएं कौन कौन सी हैं। इस प्रकार है, पहली सीमा हो जाएगी यहां पर कि चूंकि मापन का एक व्यवस्थित होता है, मापन का रूप व्यवस्थित होता है, इसलिए इसकी प्रक्रिया जटिल है। यानी कि इसमें मानवीकृत परीक्षणों की आवश्यकता होती है एवं उत्तम विश्वसनीय व वैध परीक्षणों का समस्त क्षेत्रों में उपलब्ध होना संभव नहीं है। दूसरा नंबर हो जाएगा मापन का क्षेत्र भी सीमित होता है। एक समय में हम व्यक्ति के मात्र एक या कुछ ही पहलुओं का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है, और इसके द्वारा संपूर्ण व्यवहार या व्यक्ति का अध्ययन कदापि संभव नहीं होता है। तीसरा हो जाएगा यहां पर कि शैक्षिक विशेषताओं की विमाएं ज्ञात ना होने से मापन उतना शुद्ध नहीं हो पाता है जितना कि भौतिक मापन होता है। बात कर लेते हैं यहाँ पर चौथे पॉइंट की या फिर चौथी सीमा के बारे में। तो यहाँ पर हो जाएगा कि मापन के द्वारा किसी व्यक्ति या प्रक्रिया के विषय में मात्र सूचनाएं मिलती हैं, यह कोई निर्णय प्रदान नहीं करता है। और हम एक और पॉइंट अपना देख लेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शैक्षिक मापन के प्रकार क्या होते हैं। शैक्षिक मापन के मुख्यतः 3 भेद होते हैं जो इस प्रकार है। मापन के प्रकार कौन कौन से हैं? मानसिक या सामान्यीकृत मापन, दूसरा हो जाएगा भौतिक या निरपेक्ष मापन, या फिर इप्सेटिव मापन। ये हो जाएंगे मापन के प्रकार, ठीक है ना, ये क्या हो जाएंगे, मापन के प्रकार हो जाएंगे।
तो आज ये आपकी पहली क्लास थी, इस वजह से आपकी ये छोटी क्लास थी, क्योंकि यहां पर आपको शैक्षिक मापन के अर्थ, परिभाषाएं भी मैंने आपको बता दिया है। यानी कि शैक्षिक मापन में आपके जितने भी लघुत्तरीय क्वेश्चन बनते हैं वो सारे बता दिया मैंने। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे शैक्षिक मूल्यांकन, ठीक है ना। शैक्षिक मूल्यांकन की परिभाषाएं क्या होती हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इनके उद्देश्य क्या होते हैं, इनका क्षेत्र क्या होता है, सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि अभी आपको लगभग 6 मंथ के लिए टाइम मिलेगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, थोड़ा थोड़ा आप लोग जरूर पढ़िए। तो वीडियो पसंद आने तो वीडियो लाइक कर देना दोस्तों के, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।